एडवोकेट अशोक जी से मैं जानूंगा। अशोक जी, कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर रावण को कि तेलंगाना के अंदर अभी आर.एस. प्रवीण साहब का बहुत अच्छा दबदबा चल रहा है, उनका सैलाब बहुत अच्छा चल रहा है, वहीं पे चंद्रशेखर पहुंचते हैं। जयपुर के अंदर आकाश आनंद का दबदबा चल रहा होता है, रैलियां चल रही होती हैं, वहाँ पे भी वो रैलियां करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं कि जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, वह बसपा की वोट कितनी काट पाएंगे, वह हमें बताएं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े रहते हैं, तमाम लोगों से आप मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भीम आर्मी का आपने कहा, चंद्रशेखर का नाम लिया, चंद्रशेखर के बारे में मैं बता दूं कि उनके साथ वोट नहीं है, उनके साथ जो है वो 18 साल से जो नीचे युवा है वो है। और ख़ासकर मैं आज, क्योंकि मैं बुलंदशहर से आता हूँ, मैं बुलंदशहर की स्थिति बता रहा हूँ। आज वहाँ पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी जब से आई है तब से शिक्षा का स्तर गिरा है। नीला गमछा डाल करके, मुंह में गुटखा खा करके, और बच्चे आजकल जो पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया है, जो एजुकेशन का स्तर था वो गिरा है। और जो बच्चे शोर मचाते हैं, सड़कों पे नारे लगाते हैं, जब उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ वही सब्बीरपुर है जहाँ से चंद्रशेखर रावण नेता बने। और वहीं पर एक सोनू नाम का एक युवा जो उनके लिए लड़ रहा था, उनके लिए मुकदमे में जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे मुकदमा लड़ने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो चंद्रशेखर और भीम आर्मी के पीछे लगे हुए हैं, उनकी भीम आर्मी और चंद्रशेखर कितनी मदद करती है, कितने उनके साथ होते हैं। तो सोनू जो लड़का था उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये, भीम आर्मी और चंद्रशेखर का कहीं पर भी नहीं है, उनके साथ वोट प्रतिशत किसी भी गाँव में नहीं है। 2-2, 4-4 लड़के हैं जो शोर मचा। 2-2, 4-4 कह रहे हैं, लेकिन लंबी चौड़ी भीड़ नज़र आती है, लंबे चौड़े काफिले नज़र आते हैं। आप कह रहे हैं 2-4 लोग हैं। जो भीड़ नज़र आती है वो सिर्फ भीड़ नज़र आती है। ऐसे तो आप जाएंगे, जब कांग्रेस की कोई रैली होती है, जब राहुल गांधी सड़कों पे निकलते हैं, वहाँ भी भीड़ नज़र आती है। लेकिन जब वोट का समय आता है, जब वोट डाली जाती है, तो हमारे लोगों को, जो विचारधारा के लोग हैं, जो जैसा आपने कहा, जो निचले स्तर पर काम करते हैं, जो गांव देहात में आज भी चाहे वो मजदूरी करने वाले होते हैं, उनको अगर वोट डालने जाते हैं, उन्हें बहन जी का चेहरा और उन्हें हाथी अंदर जा कर के नज़र आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोट प्रतिशत अभी भी बहुजन समाज पार्टी का है। और जब तक अनुसूचित जाति और सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार बहन जी के ऊपर भी कई सारे आरोप लगे रहते हैं। बहन जी ने अभी सीधे कहा कि किसी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बिना गठबंधन आप किस तरीके से नैया पार करेंगे, वह हमें बताएं। देखिए, हम पहले भी पूर्ण बहुमत में अपने दम पे आ चुके हैं जी। पहले भी हमने 21 सांसद अपने दम पे निकाले हैं, 19 सांसद अपने दम पे निकाले हैं, 3 सांसद अपने दम पे 1989 में सबसे पहले हमने निकाले हैं, जब सरकार पार्टी बनने के बाद। तो ऐसा नहीं, वोट हमारा है, लोग हमारे हैं। और आदरणीय बहन जी क्या कह रही है, भाई जहाँ सम्मान नहीं, जहाँ स्वाभिमान, वहाँ स्वाभिमान मार दें। जो लोग हमें बुला नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तीसरी नंबर की देश की है, और आप कहीं बिना बुलाए आ जाए, और फिर आप तमाम तरह के आरोप लगाएं, ए टीम, बी टीम, सी टीम। और बी टीम कौन है? समाजवादी पार्टी का पूरा खानदान भाजपा में है। 100 अकेले लड़ने का क्या रूट है, ग्रास रूट, वह बताएं। 168 सांसद कांग्रेस के भाजपा में सांसद बनने पड़े हैं। तो अब ए और बी टीम का आप आकलन करें। और दूसरा ये है कि आप करें अकेले लड़ने। भाई हम अपना स्वाभिमान बेच दें, मतलब दूसरे के कहने पर अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकते। ये बात ठीक है कि बहन जी कह रही है आत्मनिर्भरता जरूरी है, आज सरकार का नारा भी है, लेकिन हमारी नेता तो उस पर कायम है कि हम आत्मनिर्भर होकर काम करेंगे। वो आत्मनिर्भरता ये है कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा है। नहीं तो आप देखिएगा 2023 में जो चुनाव होने वाला है राज्यों में, उसके बाद जो चेंज होगा। दूसरा, जो इंडिया और एनडीए की बात कर रहे हैं, दोनों में दखल है, दोनों में मतभेद है, दोनों में अभी से ही होने लगा कौन प्रधानमंत्री चेहरा बनेगा। जबकि आदरणीय बहन जी के बराबर ना पूरे देश के विपक्ष में इतना अनुभव है, ना सत्ता पक्ष में अभी अनुभव है। आदरणीय बहन जी एक ऐसा चेहरा है जिनके पास सबसे ज़्यादा देश का अनुभव है राजनीतिक तौर पर। उनको कोई पूछना इसलिए नहीं चाहता कि अगर वो उन्हें पूछेंगे दलित प्रधानमंत्री तौर पर उनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस देश की जातीय मानसिकता ऐसी है, चाहे ऋतु के साथ हो, चाहे हमारे नेता के साथ हो, वो लोग आज भी जातीय मानसिकता से घिरे हुए हैं। चाहे लालू यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे भी क्या नाम उसका रामगोपाल यादव, उन्होंने जो बयान दिया, मैं कहता हूँ उनको कौन जानता है? सेफाई के अलावा कोई जानता नहीं उनको। और वो टटपुंजिया जैसे नेता जो उनके सपा के राज्यसभा उसमें मांगने पे गए हैं, दर दर भटकते हैं, दर उनका वक्तव्य। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि हम जो है मोदी जी से बड़े खुश हैं,
वह प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कह दिया हमें बसपा की ज़रूरत नहीं है, मायावती की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़ा है। आज जो कुछ हमने हासिल किया अपने महापुरुषों के आंदोलन से हासिल किया है, इसलिए आप ये सोच दो कि लालू क्या कह रहा, मुलायम सिंह क्या कह गए। आज भी मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, उनके बेटे कहाँ मिलते हैं, उनकी घर की पत्नियाँ कहाँ होती हैं, उनके भाई कहाँ हैं, उनके समधियाँ कहाँ हैं भाजपा में। तो ये मत बताएं कौन कहाँ है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है, नौजवान जो हमारा बहुजन समाज है वो भी समझ रहा है। तो इसीलिए हमारे जो नेता है वो अपने विचारों पर, अपने संविधान पर, अपने उसूलों पर अडिग है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हम जैसे कार्यकर्ता उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, आप ज़मीनी स्तर पर जाते हैं और ज़मीनी लोग क्या कहते हैं वह हमें बताएं बसपा के बारे में। और ख़ास तौर से आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बुलंदशहर से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर का क्या माहौल है बसपा के लिए? चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? देखिए, लाखों संगठन बन जाएं, हज़ारों, कितने भी लाखों संगठन बन जाएं, आज का जो दौर चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो समाज को तोड़ने का जो काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपको अपना जो मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, यदि आप उसे जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप नेता बनने का, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है, लोग पहले सामाजिक संगठन बनाते हैं और सामाजिक संगठन बना के भावनात्मक रूप से हमारे समाज को कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं और फिर राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं होते और लेकिन वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, बहन जी की बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बहन जी का आप संघर्ष देखें और ज़मीनी स्तर पर देखें, क्योंकि यदि आपका आज समाज संगठित है, यदि आप अगर कहीं संगठित है तो बहुजन समाज में संगठित है, बहुजन समाज पार्टी में संगठित है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक राष्ट्रीय पार्टी और उस राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से आप पूरे देश के अंदर आपकी अपनी पहचान है। अगर ये बहुजन समाज जो बहुजन समाज पार्टी है उससे कहीं भी कुछ चंद लोगों के बहकावे में उकसावे में आकर हटता है तो आपका नुकसान इस तरह से होगा जैसे कि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल, वो आज जो कभी राज्य स्तर की पार्टी हुआ करती थी, वह जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। तो मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप अपने मजबूती से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर करके सत्ता में आई और सत्ता में आप देख लीजिए, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है तो आपने उत्तर प्रदेश से पूरे देश का परिवर्तन किया है। लखनऊ में आप जाते हैं तो आपने वहाँ से पूरे देश का परिवर्तन किया है। आप गौतम बुद्ध नगर में जाते हैं तो आपने वहाँ से पूरे देश का परिवर्तन किया है। तो सत्ता से परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें और सत्ता में लाने का काम करें। सत्ता में लाने का काम करें। हम लोग चलते चलते आखिरी सवाल रखेंगे, क्या लगता है कि इस वक्त लोग भ्रमित नहीं होंगे? बहन जी ने भी कहा है वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या कहते हैं सर? भ्रमित क्यों होंगे? और ऐसा भ्रमितपन क्या बाबा साहब के सामने पेश नहीं हुआ था? अगर सही से हमारे लोग पढ़े होते बाबा साहब को, समझ पाते कि यही कांग्रेस है जिसने जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया बाबा साहब के खिलाफ, और बाबा साहब को 2-2 बार जीतने नहीं दिया, फिर बाबा साहब हताश निराश नहीं हुए। मानव श्री कांसीराम साहब जब संघर्ष करने उतरे तो तमाम बाधाएं उत्पन्न की गई, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों उनका दुरुपयोग, उनके साथ दुरुपयोग किया। उसके बाद ही कांसीराम साहब हताश निराश नहीं हुए और 9 बार लोकसभा चुनाव में 2 बार लोकसभा चुनाव जीते। क्या उनको भी हताश निराश होकर घर नहीं बैठ जाना चाहिए था? जिस देश में जिस समय 1977 के आसपास देश की किसी भी जाति की महिला घर से बाहर शाम को निकलने में डरती थी, उस समय इस देश की 21-22 साल की एक नौजवान युवती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के सम्मान के लिए, खासकर इस देश के दबे कुचले महिलाओं और पुरुषों के लिए आगे आई। तो आज हमें उन पर गर्व होना, वो हताश निराश होकर बैठ जाती तो हमारा क्या होता? तो आप सोचिए, जो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, क्या जनता समझेगी अब उसे? देखिए, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। लोग कहते बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार सबको दिया, लेकिन वोट का अधिकार तो अनपढ़ को भी दिया है ना। तो आप वोट की पावर क्यों नहीं समझते? वोट से सत्ता है, राजा के द्वारा आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो, जिसका दल नहीं उसकी समस्या कभी कोई हल नहीं। धन्यवाद। आप अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।